सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंत। आज एक चैप्टर की समरी आपसे डिस्कस करूंगा या पैटर्न आप कह सकते हैं, यूनिट्स डायमेंशंस वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है वो है आपका यूनिट्स डायमेंशंस, और एक इसमें एरर्स आप लगा लीजिए। तो इस पूरे चैप्टर में इसको 3 सब टॉपिक्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं, यूनिट्स में, डायमेंशंस में और एरर्स में। तो पहला मान लीजिए जो इसका टॉपिक है वो यूनिट्स हो जाएगा, दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा डायमेंशंस, और तीसरा आपका टॉपिक हो जाएगा एरर्स। तो अगर मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे नीट के, तो उसकी अगर एनालिसिस करें तो इसमें आप रफली मान के चलें कि अब तक के जो चैप्टर्स हैं, अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं टिपिकली, तो उसमें आप मान लीजिए कि एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं, एरर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनका एक अच्छा खासा परसेंटेज है, मतलब आई थिंक 55 से 60% के आसपास क्वेश्चंस एरर्स पे हैं। फिर बाकी यूनिट्स और डायमेंशंस में आप बाकी 20% आप इसमें से मान लीजिए। तो ये एक चैप्टर की एनालिसिस है। तो सबसे पहले यूनिट्स से मैं स्टार्ट करूंगा, यूनिट्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो तो आपका यूनिट कन्वर्जन में आता है, n1u1 = n2u2। तो इसमें जैसे मान लो एक ऐसा सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस में डायन है, तो दोनों का रेशियो 10⁵। तो इसमें मतलब जब दो अलग अलग सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करेंगे तो उसके यूनिट्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की डिफरेंट सिस्टम्स में, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन सारे n1u1 = n2u2 वाले फॉर्मेट से आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने देखा कि 2024 में भी शायद क्वेश्चन था। तो वो सारे के सारे इस पैटर्न पे बेस्ड है, यूनिट्स वाले फंडे पे। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि n1u1 = n2u2 वाले क्वेश्चन पे आ सकता है। या दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें जैसे यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पूछ लिया, जैसे आपने देखा होगा कि नीट में एक परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो उसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के पीवाईक्यूज में कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या है, एंगुलर मोमेंटम का क्या है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकते हैं, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द डायमेंशंस, एंड उसके बेसिस पे यूनिट्स क्या है। तो यही दो इसमें पैटर्न्स बनते हैं। डायमेंशंस में आता हूं, तो डायमेंशंस में क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला पे आते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जैसे फोर्स का क्या है, मोमेंटम का क्या है। एक तो कंसेप्ट वो वाला हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। एक इसमें डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको मैथमेटिकल रिलेशंस गिवन होगा वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, और उसके बेसिस पर आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करने होंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन था नीट पीवाईक्यू में कि प्रेशर = P0 e⁻⁴ t²। आपसे पूछा था अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है। एक्सपोनेंट फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा का डायमेंशन t - 2 होगा। एक क्वेश्चन इसमें आया था कि x = ऐसा कुछ था a + bt, इस तरीके से, या +ct²। x जो है वो डिस्टेंस है और आपको ABC का डायमेंशन निकालना था। तो इसका कॉन्सेप्ट था डायमेंशन x = a = bt = ct²। तो यहाँ से कंपैरिजन करके आप इसके क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड इसका जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल एनालिसिस से आ सकता है। ये इस पूरे का एनालिसिस हो गया। अब आते हैं एरर्स में। तो एरर्स में एक तो एरर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, एक इसमें इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर का, फिर है इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। तो ये 4-5 छोटे छोटे से एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें ऑर्डर का। तो ये छोटे छोटी सी चीजें हैं जो जिससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। इसमें नंबर ऑफ वेरिएशंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका परसेंटेज भी ज्यादा है।
जैसे एरर कैलकुलेशन में आपसे पूछेगा कि मान लीजिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, इसके भी कई क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उनका एक पूरा अपना एनालिसिस है कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि जैसे मान लीजिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दिया, मान लीजिए लेंथ, तो लेंथ मान लीजिए दिया है 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए टिपिकल क्वेश्चन। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला पूछा जा सकता है इसका मीन वैल्यू क्या होगा, दूसरा पूछा जा सकता है इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तीसरा रिलेटिव एरर क्या होगा, चौथा फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, पांचवा परसेंटेज एरर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इस टाइप से आ सकता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उससे रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ का जो मीन वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर, रिलेटिव एरर 1/10, इसी को फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। परसेंट एरर होता है रिलेटिव एरर इनटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/10 इनटू 100, तो सॉल्व करके आपका 10% आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें ये वाला आपका बन सकता है। सेकेंड, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए दिया हुआ है आपका ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई ए और बी, और उनके डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं उसके यूनिट्स उसमें एरर्स हमें निकालने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो फंक्शन है इसमें वो मान लीजिए z, एंड दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस माइनस b, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि z को आप लिख लीजिए पहले एज z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार, सेम एक्सप्रेशन साइंटिफिक नोटेशन में मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। देन यहाँ पे z बार जो है दैट विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार, और डेल्टा z बार दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दीजिए। अब एक चीज याद रखने की है कि जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू अपने आप इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन उसमें जो एरर्स है, एरर आपको हमेशा प्लस में लेना, एरर्स आर ऑलवेज एड। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो यहां से जो डेल्टा z बार आएगा वो आपका डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार आ जाएगा। और फिर आप उसके बाद रिलेटिव एरर हो या परसेंटेज एरर हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन में कैसे वेरिएशन होगा, किस में कौन सा एरर जुड़ेगा, इसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें केस आएगा आपका z इज इक्वल टू या तो ए बी फॉर्म का होगा मल्टीप्लीकेशन वाला। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या फंडा है, z का जो मीन वैल्यू होगा वो आएगा a का मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय b का मीन वैल्यू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें रिलेटिव एरर्स या परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं। तो इसमें फंडा रहेगा डेल्टा a बार बाई a बार प्लस डेल्टा b बार बाई b बार। ये डिफरेंशिएशन से दोनों साइड लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो वहां से फाइनल आंसर इस फॉर्मेट में आ जाता है। इसमें इस वीडियो में मेरा पर्पस ये है कि आपको केवल बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए हुए बिना जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसमें से काम की चीजें क्या है, वो पैटर्न्स कौन से जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में जाए बिना, बहुत ज्यादा वास्ट थिंकिंग प्रोसेस में जाए बिना एक काम चल जाए हमारा कि इस टॉपिक में से काम का इंफॉर्मेशन ये है जो क्वेश्चंस में यूज होता है, और फिर उसकी प्रैक्टिस आपको कराएं। सो दिस इज द विजन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस वीडियो, कि आपको बहुत ज्यादा उलझना ना पड़े। आप ये सीखिए, ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से एक पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वही काम की है। तो बहुत ज्यादा उलझे बिना आपको वो एक पेज की इन्फॉर्मेशन देना, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके क्वेश्चन हो जाएं और आप एक ऑप्टिमल स्कोर हासिल कर पाएं। क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे मेंटली, जितने ज्यादा थॉट्स आपके होंगे, उतने ज्यादा कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, हाँ थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब आप स्टार्ट करते हैं कोई चीज पढ़ना, लेकिन उसके बाद थिंकिंग अगर बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग हो जाए तो फिर हम काम करने की बजाय थिंकिंग में ज्यादा उलझ जाते हैं, तो आउटपुट आ नहीं पाता। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें से काम की चीज क्या है जो एग्जाम में यूज होगी, क्वेश्चन किस चीज से सॉल्व होंगे। सो इट शुड बी एन ऑप्टिमल स्टडी प्लान, जिससे कि आप ऑप्टिमल इन्फॉर्मेशन फैच कर पाए और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए।
तो यहाँ पे ये वाले एरर्स आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसका फॉर्मेट है z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, तो जब डिवीजन फॉर्म में है तो पहला फंडा इसमें कि जो मीन वैल्यू होगा वो आप लिख सकते हैं a बार बाई b बार, लेकिन इसमें भी आपके रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा z बार बाई z बार इज डेल्टा a बार बाई a बार प्लस डेल्टा b बार बाई b बार। या तो ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं परसेंट एरर इन z इज परसेंट एरर इन a प्लस परसेंट एरर। ये फॉर्मेट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टाइप है वो आता है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 अपॉन b स्क्वायर, मतलब एक्सपोनेंट टाइप का जब फंक्शन दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक्सपोनेंट्स वाला, तो इसमें क्या फंडा रहेगा? तो इसमें भी फंडा यही रहेगा कि जो z का मीन वैल्यू है दैट विल बी a का मीन वैल्यू रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई b का मीन वैल्यू इसका होल स्क्वायर। तो मीन वैल्यू तो आप सिंपल जो फंक्शन है उस फंक्शन के एनालिसिस से निकाल सकते हैं। एरर्स में आप परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा z बार बाई z बार इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स डेल्टा a बार बाई a बार प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बार बाई b बार। वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस, अनदर एक्सप्रेशन इज परसेंट एरर इन z is 4% एरर इन a प्लस 2% एरर इन b। एक आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एक जनरल फंक्शन आता है, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया है z एज ए फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए ये आपको z दिया हुआ है, तो इसमें क्या फंडा रहेगा? तो इसका फंडा है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वहां से आएगा आपका dz बाई dx, एंड इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया तो इसको आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, एंड दिस इज योर डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी जेड आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ से अगर आप इसको ऐड करें तो डेल्टा डी जेड यहाँ से एरर इन जेड आएगा, और एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एक्स बार। तो यहाँ से अगर प्रॉपरली इसको एनालाइज करें तो डी जेड आपका आ जाएगा एफ डैश एट द मीन वैल्यू इनटू डेल्टा एक्स बार। तो इस रिजल्ट से आप dz या इस dz को आप एरर लिख दीजिए डेल्टा z बार, सो दैट दिस इज f डैश x बार पे इनटू डेल्टा x बार। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको y दिया हुआ है एज साइन ऑफ x, कोई टिपिकल सा फंक्शन आ गया, और x आपको दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस माइनस, या ऐसे करें पाई बाई 4 रेडियन प्लस माइनस कुछ, मान लीजिए 0.01 रेडियन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपको y में एरर निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करें, सिंपली यूज कर लें, तो डेल्टा z बार आएगा इसका डिफरेंशिएशन, हमें पता है साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और मीन वैल्यू है पाई बाई 4 इंटू डेल्टा x बार जो कि है आपका 0.01। तो यहाँ से ये z में आपका एरर आ गया, तो इसको यूज करके आप फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। So this was a brief summary of how errors can be calculated using a different number of permutations and combinations. So if you think that you just want to get the snapshot or the summary of the topics, then we have started this summary program, or you can say the optimal learning program or the patterns program, जिसमें हम केवल किसी पार्टिकुलर चैप्टर के जो वेरियस पैटर्न्स हैं वो कंप्लीट पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, जिससे एक टाइम बाउंडेड मैनर में आप पूरे चैप्टर की एनालिसिस कर पाएं और देख पाएं कि किस चैप्टर के किस टॉपिक में से सब टॉपिक और उसमें किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड यू हैव ऑल दैट थिंग रेडी इन योर माइंड मैप्स, जिससे जब जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर पाए। लास्टली एक चीज आपसे और डिस्कस करूंगा, जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड ब्रेन सिस्टम। आप ये देखिए जो हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही है, आपको अंदर से फील हो रहा होगा, थोड़ा ओड सा फील होता होगा, स्ट्रेस होता होगा, एंजाइटी होता होगा, डिप्रेशन होता होगा। इट इज बिकॉज योर माइंड ब्रेन सिस्टम इज डेवलपिंग। माइंड ब्रेन सिस्टम आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हाउ वी फील थिंग्स, इट्स अबाउट द माइंड ब्रेन सिस्टम। आपको जो भी फील हो रहा है, आपका मेमोरी कैसा है, क्या स्किल्स आप में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, मेमोरी रिटेंशन कैसा है, विजुअलाइजेशन कैसा है, ये सब एक पैटर्न बनाता है।
और आप जो यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इस प्रोसेस से आपका माइंड ब्रेन सिस्टम डेवलप हो रहा है। और अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट जब होगा तो उसमें आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, न्यू न्यूरल कनेक्शंस होंगे, ब्रेन उसमें आपने देखा होगा फ्लाइट मोड एक्टिव करेगा, आप तरकीबें खोजेंगे कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचा जाए। लेकिन बेटा अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए आप बाईपास करके फ्लाइट मोड में चले गए तो न्यूरॉन्स कनेक्ट हो नहीं पाएंगे, कनेक्ट हो नहीं पाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन से आपको डर लगेगा, रिवीजन करने से आप डरेंगे। तो अल्टीमेटली एक चीज ध्यान रखें कि आपके अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है, उसी को टेस्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखे जाते हैं। आपने देखा होगा हम अंदर से कुछ और होते हैं जो हम रियल में हैं, बाहर से हम कुछ और होते हैं। तो एग्जाम कोई भी रखा जाता है वो इसी बात के लिए रखा जाता है कि अंदर से आपकी टेस्टिंग हो पाए कि आपका माइंड ब्रेन सिस्टम किस लेवल का है, आपके स्किल्स किस लेवल के हैं, ताकि उसको यूज करके आप एक सिस्टम बना पाए जिससे यू कैन अर्न इनफिनिट मनी। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी मेंटल टास्क दैट यू डू। अभी आप अपने से पूछें, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से क्या है, आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस बात की चेकिंग होती है कि जब जरूरत पड़ती है तो क्या आप अपने माइंड ब्रेन सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। इसके और डेप्थ में जाएंगे माइंड ब्रेन सिस्टम में। सो वी हैव ब्रेन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। माइंड के भी 3 लेवल से, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा एक पैटर्न, न्यूरल पैटर्न एक बन रहा है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक्टिव हैं, अलग अलग आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमोशनल आपको डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, बट उससे एक पैटर्न बन रहा है आपके अंदर। सर्टेन न्यूरल पैटर्न इज मेड एंड दैट न्यूरल पैटर्न गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रेन टू द माइंड। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या जब आप रिवाइज करते हैं तो ये चेकिंग है कि क्या वो रिटर्न प्रोसेस आप कर पा रहे हैं। आर यू कंफर्टेबल इन द रिटर्न प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड टू द ब्रेन इटसेल्फ। सो वहां से रहस्य स्टार्ट होता है, वो असली पॉइंट है, वो सीक्रेट है जेईई और नीट स्टूडेंट्स के लिए, यूज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड यूज ऑफ द रिटेंशन प्रोसेस। इस बारे में अगर आप अलग जानना चाहते हैं और तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इसमें बनाया है, सीक्रेट्स ऑफ जेईई एंड नीट बाय आचार्य विश्वल। यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। तो उसमें मैंने इस प्लान के बारे में डिस्कस किया, ब्रेन माइंड, देयर कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन वेव्स, हाउ पैटर्न्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रेन टू द माइंड, and how retention process works, and how patterns get transferred from the unconscious mind to the brain itself, and how we use them out. So it's all about the mind brain system which is getting developed through your studies. तो आप ये सोचिए, जो आप पढ़ रहे हैं ये तो एक फिजिकल लेवल पे प्रोसेस है, आपके अंदर एक सिस्टम चल रहा है, पूरा एक एल्गोरिथम रन हो रहा है, आपका माइंड ब्रेन सिस्टम डेवलप हो रहा है। और उसमें इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको थोड़ा सा एंजाइटी होता होगा, डिप्रेशन होता होगा, मूड स्विंग्स करेगा, बीच में मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस पे काबू रखें, क्योंकि आप ऐसे समझ के चलें कि लाइफ एक 7 स्टेजेस का वीडियो गेम है, एंड व्हाट यू फील और इन मोर स्पेसिफिकली व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस, इट इज एट अ सर्टेन लेवल। तो इमोशंस का जो लेवल है वो एक सर्टेन लेवल है, इमोशन के परे भी दुनिया होती है, इंटेलेक्ट उसके बाद स्टार्ट करता है, ऑब्जर्वेशंस उसके बाद स्टार्ट करता है। तो ये जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं आपको तैयारी करते हुए, या डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, एंजाइटी लगता है, आपको मन नहीं लगता पढ़ने में, तो इनका एक ही सॉल्यूशन है, इमोशंस से ऊपर देखने का प्रयास करें। और उसका सबसे सिंपल मेथड है साइलेंट ऑब्जर्वेशन। There is no other method of getting rid of your emotions or your thought process or your thinking loops or the anxiety loop but to observe things silently. So I repeat itself, apart from studying, have some time for you and just observe what is happening within you without any reaction. When you solve a particular question or when you are studying, so go through the process but take some time to analyze that what you have learned. How much information is being able to get transferred to your mind brain system? How many information are you able to retain when you are asked about the question? Are you able to dominate the flight mode of the mind brain system, or just getting moving around here and there without any purpose and are not unable to cope up with the flight mechanism of the mind? So always do remember, any exam is a testing of you. So you cannot be fake. You will be caught up by the psychological test of competitive exams. So there is no need to be fake. Just be yourself. If you are capable to learn or to retain at least 50 to 60% syllabus, it's more than enough. You will certainly succeed in getting admissions to some government college. But the condition is that you should be able to retain 50 to 60% of the syllabus. And as per syllabus is concerned,
there are 79 chapters in NEET and about 6,000 A4 size pages. Exam comes from 25 to 30 pages. That is 1 out of 200 pages, which is 0.005, which sounds to be having a probability of 0.5%. So you should be having that much accuracy, that you are able to fetch the information from, let's say 6,000 pages or from 200 pages, and 1 page information will be asked in the exam. So there is only a probability of 0.5%. So that itself explains that you need to manage your preparation and just focus on the process of retention. JEE and NEET involves the use of subconscious mind or the higher dimensions of consciousness. Until and unless you are well compatible with the use of subconscious mind, you will feel anxiety while solving a question. Your mind-brain system will enter into anxiety loop and you will just struggle with uncontrolled thoughts and emotions. So the trick here is just know how to use your subconscious mind, and that can be learned by revision process. So when you study, make it a habit to study for, let's say, 8 minutes minimum at a time, and then take 1 minute time to revise what you have learned. So when you revise, there is automatically use of the subconscious mind. And that use of subconscious mind is the secret which differentiates between 2% students who are going to crack JEE exam and 98% students who are unable to make it out. I myself gave JEE Main or AIEEE exam in 2007 and I got state rank 219 in Uttarakhand in 2007 AIEEE. And I got selected in Government Engineering College, Pantnagar, Uttarakhand, which is second best after IIT Roorkee, and it's a state-funded, government-funded institution. So this I have done myself, and then I'm, on the basis of my experience when I was a student, and since 2011 I've been associated with reputed coaching institutes of Kota. So during my working with the students, during their analysis, what I'm saying is based on that. So just make use of it. If I can be of certain use to you, my experience, my, what I felt like, if that can make your life, rise to a certain higher level, I'll be very happy to do that. And please let me know if you think that by using my resources, these are of some use to you. If you have any suggestion, you can ask in the doubt section, in the comment section. Thank you and have a nice day.